नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम लोग डीएनए का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग डीएनए के बारे में ए टू जेड बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। चाहे वो 12th का हो, चाहे नीट लेवल का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी लेवल का हो, कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। 0 लेवल से हाई लेवल तक हम बताएंगे बहुत आसान तरीके से। आप भी कॉपी कलम निकाल लीजिए, एक एक पॉइंट्स नोट करते चलते हैं लोग। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए हम लोग पहला पॉइंट जानेंगे कि यह आनुवांशिक गुणों का संचार करता है। जितने भी आनुवांशिक गुण हैं यह उसका संचार करता है। जैसे पहला पॉइंट हमने डीएनए में बताया कि यह आनुवांशिक गुणों का संचार करता है। आनुवांशिक गुण मतलब कि जो भी माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो जो संतानों में जाता है, तो यही जाता है। डीएनए ही लक्षणों का संचार करता है, मतलब आनुवांशिक गुणों का माता पिता से संतानों में पहुंचना है। इसीलिए यही प्रमुख कारण यही है डीएनए का कि आनुवांशिक गुणों का माता पिता से संतानों में पहुंचाता है। दूसरा बात, ये जो महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है उसका भी यह निर्देश देती है डीएनए कि हाँ प्रोटीन जो महत्वपूर्ण प्रोटीन्स होते हैं बनाने का, वो भी डीएनए ही जो है निर्देश देता है। तो महत्वपूर्ण प्रोटीन बनाने का निर्देश भी देती है कौन? डीएनए। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। अच्छा, इससे पहले तुम ये जान लेंगे कि डीएनए आखिर पाया कहाँ जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर बॉडी पूरा यह कोशिकाओं से बना होता है, सेल से बना होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, और इन्हीं डीएनए के अंदर जीन होता है। तो हमने बताया कि डीएनए होता कहाँ है। तो हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और कोशिकाओं के बीच में केंद्रक होता है, और केंद्रक में बहुत सारे धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, और उसी क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर जीन होता है। तो यही माता पिता से जो है संतानों में पहुंचते हैं। अब फोर्थ पॉइंट हम लोग जब डीएनए में बात किया जाए तो डीएनए जो होता है अक्सर दो प्रकार की होती हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें न्यूक्लियस पूर्ण रूप से डेवलप ना हो, और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें भी डीएनए होता है, लेकिन जो इसमें डीएनए पाया जाएगा वो सर्कुलर डीएनए होता है। ये जानना है कि आगे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी डीएनए होता है, लेकिन कैसा डीएनए होता है तो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक में हम लोग में जो डीएनए होता है वह लीनियर डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, यूकैरियोटिक में हम लोग में लीनियर डीएनए होता है, मतलब हमने क्या बताया कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है। न्यूक्लियस के अतिरिक्त और भी सेल ऑर्गेनल में भी डीएनए होते हैं। किसमें तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब न्यूक्लियस में तो डीएनए पाया ही जाता है, न्यूक्लियस के अतिरिक्त क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो डीएनए होता है, पूछा था कि डीएनए एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो जो डीएनए होता है एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है आगे बात क्लियर हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग जानेंगे कि डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है। तो डीएनए में याद कर लेना है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। यह एक प्रकार का एल्डोल शुगर होता है। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है, इसको एल्डोल शुगर कहा जाता है।
अच्छा, डीऑक्सीराइबोस शुगर का हम लोग डायग्राम भी देखेंगे, कैसा इसका डायग्राम होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर का। HOH है, इधर HH, इधर HOH, इधर HCH2OH। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। इधर जो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांच कार्बन होते हैं, मतलब C5H10 और O4। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का फार्मूला होता है, सूत्र होता है क्या, C5H10O4। इसमें जो दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर O एब्सेंट होता है, यहीं पर अगर जो O प्रेजेंट हो जाएगा तो OH आ जाए तो राइबोस शुगर हो जाता है। यही O यहाँ पर एब्सेंट होता है, इसलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाता है। यही मेन अंतर है। अगर यहाँ पर O कर दोगे तो राइबोस शुगर, जैसे हमने बताया कि अगर यहाँ पर O आ जाए तो राइबोस शुगर हो जाएगा, यहीं पर अगर O एब्सेंट है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाता है। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा C5H10O4। याद कर लेना है, सब कॉपी कलम निकालो, पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलो। ये एक तरह का एल्डोस शुगर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक होता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो डीएनए होता है, आखिर डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो दो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, एक थे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में, कब 1953 में एक उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल संचित रूप डीएनए का दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। कौन कौन? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कब 1953 में दिया। इसीलिए इनको 1963 में इनको नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने जो मॉडल दिया पूरा, इसी पर इनको 1963 में नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया। इसीलिए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को डीएनए का जनक भी कहा जाता है, ये भी जानना है। इसीलिए वाटसन एवं क्रिक को डीएनए का जनक भी कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो डीएनए होता है, डीएनए दो पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए जो होता है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जैसे बहुत मान लेते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, समझ लीजिए मालूम है दो, तो भी कई न्यूक्लियोटाइड मिला है तो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड होगा। इधर भी कई न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं तो हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये होगा। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड जिस बंध से जुड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं फास्फो डाइस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फास्फो डाइस्टर बॉन्ड। हमने बताया कि जो डीएनए होते हैं दो पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब पॉली मतलब होता है कई, और न्यूक्लियोटाइड मतलब कई न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाए तो उसे हम लोग पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब बार बार न्यूक्लियोटाइड सब डाल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड है क्या, तो इसको हमको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसको समझने से पहले हम लोग पहले न्यूक्लियोटाइड अच्छी तरीके से जान जाते हैं, तब ताकि डीएनए हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह शुगर और दूसरा है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड को हम लोग फास्फेट भी कह सकते हैं या फास्फेट। और तीसरा है नाइट्रोजन बेस। जो न्यूक्लियोटाइड है तीन भाग का बना होता है, एक शुगर,
तीन लोगों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना होता है, और कई न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो पहले न्यूक्लियोटाइड समझ जाओगे तो डीएनए लगभग समझ जाओगे। तो डीएनए हमने बताया न्यूक्लियोटाइड शुगर होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड तीन भागों से बना होता है, शुगर, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट और नाइट्रोजन बेसेस क्या होते हैं। अब शुगर जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है बताना। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। तो शुगर दो हो जाएगा, एक राइबोज शुगर हो जाएगा और एक हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। तो शुगर दो हो जाएगा, एक राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। हमने बताया था डीऑक्सीराइबोज का शुगर का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। फार्मूला की बात किया जाए तो C5H10O4 हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज का। ये डीएनए में पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा। इसका अगर जो हम लोग इसका राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो दोनों जानना इंपॉर्टेंट होते हैं। ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा तो C5H10O5 हो जाएगा। इसका C5H10O4 है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, इसका C5H10O5। मात्र यहाँ पर यही अंतर है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में स्ट्रक्चर में अंतर। यहाँ पर O एब्सेंट है और यहाँ पर O प्रेजेंट है, बस यही डिफरेंस की वजह से दूसरे कारण पर यहाँ वो प्रेजेंट होता है इसलिए राइबोज शुगर है, यहाँ पर एब्सेंट है तो यह डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब फास्फेट की बात किया जाए तो H3PO4 होता है। इसी फास्फेट के वजह से डीएनए हमारा एसिडिक होता है। इसका अगर हम लोग H3PO4 का हम लोग स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग नाइट्रोजन बेस के बारे में जानेंगे। तो नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के जाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं, हम लोग मिटाकर आगे नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो नाइट्रोजन बेस हमने शुगर बताया, फास्फेट बताया। तीसरा नाइट्रोजन बेस जो होता है मतलब नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं तो दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक हो जाएगा प्यूरिन और एक हो जाएगा पिरिमिडीन। जो प्यूरिन होता है डबल रिंग होता है, जो पिरिमिडीन होता है ये सिंगल रिंग में होता है। प्यूरिन में कौन कौन आ जाते हैं तो एक एडेनिन आ जाता है और दूसरा ग्वानिन आ जाता है। ये प्यूरिन में रहते हैं कौन कौन, एडेनिन और ग्वानिन, नहीं भूलना है। पिरिमिडीन में कौन कौन आ जाएगा, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ध्यान देना है यहाँ पर ये कि जो डीएनए होता है डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, जबकि और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। डीएनए में तो होता क्या क्या है देख लेना। इस पांचों में मात्र चार रहेगा डीएनए में, एक एडेनिन, ग्वानिन रहेगा और थायमिन, साइटोसिन रहेगा। ये यूरेसिल डीएनए में नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं आगे। कुछ टर्म्स होते हैं जो तुम्हें काफी कंफ्यूज कर सकते हैं। पूछा जाता है कि आखिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है यह नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर।
अगर नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर ही रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड रहेगा। अगर न्यूक्लियोटाइड क्या रहेगा, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फास्फेट। नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फास्फेट तीनों रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बेस और शुगर रहेगा तो न्यूक्लियोसाइड। तो ये चीज होता है। अब हम लोग बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। हमने समझने के लिए एक सिंपल सा डीएनए का डायग्राम बनाया है। इस पर एक छोटा 3 प्राइम, उधर लास्ट वाले का 5 प्राइम और इधर 5 है तो इधर 3 हो जाएगा। मतलब एक तरफ 3 प्राइम तो 5 प्राइम, उधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। अगर इसका व्यास देखा जाए डीएनए का कितना व्यास होता है तो 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम डीएनए का व्यास होता है। अगर एक राउंड की बात करें कितने बेस होते हैं, कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होता है। और इनकी अगर जो बात किया जाए लंबाई तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। मतलब एक राउंड में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं और 10 नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन बेस में कौन कौन रहेगा हमने बताया था, एडेनिन रहेगा, थायमिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा और साइटोसिन रहेगा। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, वो ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये चीज पहले जानो कि एक टी से जुड़ता है वो डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है वो ट्रिपल बॉन्ड से। तो 10 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं एक राउंड में। हमने एक बनाया समझने के लिए, बहुत सारे होते हैं एक राउंड में। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी तो 34 एंगस्ट्रॉम। अगर 2 नाइट्रोजन बेस की आपस में देखा जाए कि इसके जो कितनी चौड़ाई में होते हैं तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम एक नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर हम लोग अब जो डीएनए है पूरा ऐसे है, इसको अगर हम लोग पूरा अच्छे से देखें कि कैसा है पूरा, इसको हम लोग जूम करके अच्छे से देखा जाए पूरा कैसे चल रहा है। हमने जाना है कि हाँ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है। हमने न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड सब बता चुके हैं अच्छे से हम लोग देखते हैं उसके पूरा डिटेल्स अंदर पूरा। तो जो शुगर होता है उससे नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 होते हैं, पेयर में होते हैं। और हमने बताया था कि ए हमेशा टी से जुड़ता है क्योंकि डबल बॉन्ड के द्वारा। फिर इधर जो है नाइट्रोजन बेस जो होता है शुगर से जुड़ जाता है और शुगर से फास्फेट जुड़ा होता है। ये फास्फेट है, ध्यान देना है। ये शुगर है, हमने बताया था डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है तो डीऑक्सीराइबो शुगर होता है और उससे नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। हमने बताया था ना कि पूरा न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होता है, ये नाइट्रोजन बेस होता है और फास्फेट होता है। ये तो तीनों होता है। तो जो शुगर से फास्फेट जुड़ा है। अच्छा, शुगर से जो फास्फेट जुड़ा होता है किस बॉन्ड से जुड़ा होता है तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। जानना है कि शुगर फास्फेट किस बॉन्ड से जुड़ा होता है तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या इसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं। जो शुगर और नाइट्रोजन बेस जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है इसको हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये तो नाइट्रोजन बेस एटीजीसी। तो जो ये जो है शुगर है नाइट्रोजन बेस जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो दोनों नाइट्रोजन बेस जो बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं उसको लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तीनों जो है भूलना नहीं बिल्कुल कि दोनों नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और एक टी में हमेशा एडेनिन और थायमिन में हमेशा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और नाइट्रोजन बेस और शुगर में हमने बताया कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और शुगर और फास्फेट के बीच फास्फोडाइएस्टर या ईस्टर बॉन्ड होता है। तो यही सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल यही चीज चलकर पूरा ऐसे पूरा राउंड में होता है। और एक राउंड में 10 बेस पेयर होता है। कितना 10 पेयर। इसमें एक पेयर बना गया, 2 हो गया, ऐसे से चलता है। लगभग 10 पेयर की संख्या होती है। इसे पूरा गिनोगे तो 10 होता है। एक राउंड में 10 पेयर की संख्या होती है। इसको हमने बताया पूरा
कितना होता है, तो 20 अंगस्ट्राम होता है इसकी चौड़ाई, व्यास पूरा। ये 2 नाइट्रोजन बेस में आपस में कितने दूरी पर होते हैं, 3.4 अंगस्ट्राम। ये 10 पेयर कितने, इसकी पूरा लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरा 10 नाइट्रोजन बेस मतलब है कि राउंड का, तो 34 अंगस्ट्राम हमने अच्छे से बता दिया। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से डीएनए क्लियर हो गया होगा। चाहे जिस तरह से, चाहे जिस कंपटीशन एग्जाम में चाहे जैसा क्वेश्चन पूछेगा, आप सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कम समय में आप अच्छी वीडियो टॉपिक्स पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।